और ये 2002 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, है ना। डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे कॉपी पेस्ट करके बनाया हो, इससे क्लियर होता है ये बात। और ये 2002 की है ना, इसमें कितने सारे डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स क्यों बोल रहे हैं, इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक पिक्चर देखिए, एक सर्कल है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये वाला हटा दो पिक्चर। हाँ, इसे हटा दी, हाँ, हटा दी। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा एक पार्ट डिवाइडेड कर लेता हूँ, छोटा सा एक पार्ट, ठीक है। एक छोटा सा मैंने मार्क किया है, आपको दिखाई दे रहा है? जी, दिखता है। क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है या फिर पाथ लाइन दिख रहा है? समझिए आपको। हाँ, नज़र आ रहा है आपको, जी, है ना। तो ये पॉइंट ए पर हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेलेस्टियल बॉडी, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सेलेस्टियल बॉडी को, ठीक है। तो पॉइंट ए पर हम खड़े हैं और पॉइंट ए से एक एंगल है, ठीक है। और जब पॉइंट बी पर पहुंच गए तो दूसरा एंगल है कुछ, ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडी का, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है, ये जब अब नीचे का हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रखी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब हम पॉइंट ए पर खड़े होकर एंगल मेज़र करते हैं, देन हम आगे बढ़ गए उसी रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे, और देन पॉइंट बी पर पहुंच गए, वहाँ से एंगल मेज़र करते हैं। तो जिस प्रकार से कि स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करके जो रिजल्ट्स आने चाहिए उस एंगल मेजरमेंट करके, है ना, तो वैसे ही सेम एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं जो हम सेलेस्टियल नेविगेशन कर रहे होते हैं। मतलब एयर से ज़्यादा कोई डेंस वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम नीचे फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार नीचे आकर हम लेंस एयर से कम डेंस वस्तु को छोड़ते हैं तो कई बार ऊपर भी जाता है। हर बार नीचे आएगा, जरूरी नहीं कि हर बार नीचे आए। चलिए, तस्वीर आ गई। चाणक्य जी, इसके बारे में क्या कहोगे? दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ नए चाणक्य जी जुड़े हैं और रुद्र जी को तो आप जानते ही होंगे। चाणक्य जी से परिचय हुआ कि वो एक अलग थ्योरी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमें इतने दिनों से कहा जाता आ रहा है कि धरती गोल है। मतलब विज्ञान आने के बाद उससे पहले तो लोग लगभग सारे दुनिया में ही मानते आए हैं कि पृथ्वी चपटी है। तो आज चाणक्य जी हमें एक प्रेजेंटेशन देंगे कि पृथ्वी क्या सचमुच गोल है या फिर चपटी है, तो उनसे ये मांगेंगे। और रुद्र जी को आज बुलाया है कि चाणक्य जी जैसे फ्लैट अर्थ को प्रमोट करेंगे तो ग्लोब अर्थ को प्रमोट करने वाला भी तो कोई चाहिए, और इसीलिए रुद्र जी को भी बुलाए। तो चाणक्य जी, आप शुरू कीजिएगा। जी, तो आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊं या फिर ऐसे ही जो जैसा भी आपको एक वीडियो में आपने दिखाया था, हम सभी को देखा, हाँ, सभी ने देखा। हाँ, तो जी अभी आप सरलता से कह सकते हैं। जी। तो दो बातें हम कर सकते हैं। एक बात तो ये है कि पृथ्वी गेंदाकार क्यों नहीं हो सकती, है ना, एक इस पे बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि फ्लैट अर्थ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ फ्लैट है, तो उसके क्या प्रूफ्स हैं, है ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि पृथ्वी गेंदाकार क्यों नहीं हो सकती, ग्लोब क्यों नहीं हो सकती। तो अगर हम पता करने जाते हैं कि भाई पृथ्वी गेंदाकार है जैसा कि इनकी तरफ से दावा किया जाता है, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस की तरफ से, तो इसके क्या प्रूफ्स हैं इनके पास, क्या कोई इनके पास कोई ऐसा लॉजिक या कोई प्रूफ है इनके पास। तो अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कोई बोलता है कि पृथ्वी की जो इमेजेस हैं ये एक प्रूफ है ना, कि देखो ये इमेज दिखा तो रहे हैं पृथ्वी की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इमेज ऐसा है कि पहली तो बात यह है कि इमेज की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं, जो इमेज की अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पकड़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कि वो एक एल्टर्ड चीज़ हो सकती है। मतलब इमेज बाय डेफिनेशन कैन बी एन एल्टर्ड थिंग इन अ कंप्यूटर जनरेटेड थिंग। तो जब वो बाय डेफिनेशन ही कोई भी कंप्यूटर में जनरेटेड इमेज, तो जाहिर सी बात है कि वो तो प्रूफ हम एज अ प्रूफ कंसीडर नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो नासा भी होता है वो भी खुद ये बोलता है कि हम पृथ्वी की इमेज दिखा रहे हैं, ना कि पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ। तो वो लोग खुद बोलते हैं कि हाँ, हम पृथ्वी की फोटोग्राफ नहीं दिखा रहे, हम इमेज ही दिखा रहे हैं। और इमेज बाय डेफिनेशन ही किसी चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता है।
और दूसरी बात इसमें ऐसा है कि जो ये इमेजेस दिखाते भी हैं पृथ्वी की, तो उसमें जब हम उसका एनालिसिस करते हैं बैठ के, तो कई बार हमें उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलते हैं। जैसे एक कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक 2002 का जो इनकी ऑफिशियल इमेज पब्लिश करी थी इन्होंने, नासा ने, है ना, पृथ्वी की, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स हमें नज़र आए थे। जैसे एक जैसे क्लाउड बहुत सारे हैं, है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है, कॉपी पेस्ट करके इससे समझ में आ रहा है कि कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। ऊपर से ऐसे ही इनका एक रॉबर्ट सिमंस ऐसा कुछ नाम है उस पर्सन का, जो कि नासा के लिए मतलब इमेजेस जनरेट करता था। मैं एग्जैक्टली उसका नाम भी आपको बता सकता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उसने भी एक स्टेटमेंट दिया था बाकायदा कि इट इज़ फोटोशॉप्ड एंड इट हैज़ टू बी फोटोशॉप्ड। तो वो भी उसने भी बोला था, है ना। और इस तरीके के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जो सो कॉल्ड इमेजेस हैं, जैसे कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि अब नासा हो गया अमेरिका की, रॉसकॉस्मोस हो गई रशिया की, चाइना की हो गई, इसरो की हो गई। तो जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, इनके द्वारा जो पृथ्वी की इमेजेस पब्लिश की गई हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो जब अलग अलग पर्सन उनको जनरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इमेजेस भी अलग अलग तरह की होंगी। केवल कॉन्ट्रास्ट ही अलग नहीं होता है, मतलब कॉन्टिनेंट्स के साइजेस भी अलग अलग होते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी अलग अलग होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेजेस जनरेट करते हैं। जब आप पेंटर को चेंज कर दोगे तो पेंटिंग भी बदल जाएगी। ऊपर से कि अगर हम सेम एजेंसी की भी देखते हैं, तो सेम एजेंसी की फॉर एग्जांपल अगर हम नासा का उठाएं, तो नासा की भी किसी एक पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने जो पब्लिश करी है ना, उसमें फॉर एग्जांपल कि अमेरिका का एक पर्टिकुलर साइज दिख रहा है, और दूसरे ईयर में पब्लिश करी तो पता लगा कि अमेरिका का साइज ही बड़ा बड़ा कर दिया, किसी में छोटा कर दिया। तो कोई कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कुछ ना कुछ तो झोल है। तो ये तो हमने एक चीज के बारे में अभी डिस्कस करा कि एक इमेज को लेके। थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये पे, जो आपने जो इमेज इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में बात किया है, ये बहुत ही मतलब ओवर सिंप्लीफाइड है। क्योंकि जो इमेजेस लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा इमेजेस में आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अलग अलग पोजीशन से लेंगे, अलग अलग वेदर से लेंगे, वेदर के या अलग अलग टाइम पर लेंगे, या फिर अलग अलग लेंस या फिर कैमरे से लेंगे, तो अलग अलग दिखेगा। तो जो इनकॉन्सिस्टेंसी दिख रहा है वो इसलिए नहीं कि इसको फोटोशॉप या फिर एडिट किया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो अलग अलग लेंस, अलग अलग वेदर टाइम पर या फिर अलग अलग पोजीशन से आप बहुत ही बिग साइज का चीज है, ठीक है। तो इसलिए इनकॉन्सिस्टेंसी दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ फोटोशॉप किया गया है। अगर आपका आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जितना भी मतलब जो फोन का जीपीएस ट्रैकर है, जो जितने भी सैटेलाइट्स है, आप जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू आते हैं। और जो पायलट्स है, थाउजेंड्स ऑफ पायलट्स, थाउजेंड्स ऑफ जो सेलर्स है, जो शिप मतलब चलाते हैं, वो सारे लोग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हम लोगों से झूठ कह रहा है। मतलब कितना लोग पायलट्स होंगे आज तक दुनिया में, कितना लोग जो जीपीएस इंजीनियर्स होंगे आज तक, मतलब बिलियन, मतलब बहुत सारा इंसान है। वो सारे इंसान इतना दिनों से झूठ कह रहा है। सो नाउ क्लैरिफाई दिस थिंग, जो मतलब आपने जो कहा इमेज इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में, दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट, मतलब दैट्स नॉट अ गुड आर्गुमेंट। क्योंकि वो मेरा पिक्चर भी अलग अलग हो सकता है, आप ले सकते हैं, आप खुद भी, आपको भी पता है, ठीक है जी। तो जैसे आपने बोला कि वो अलग अलग लेंसेज से लेते हैं तो अलग अलग आ सकती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर हम कैमरा के लेंस चेंज करेंगे या कैमरा से लेंगे किसी उसका वो, तो उसे बोला जाता है फोटोग्राफ। तो हमने भी डिस्कस करा कि पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ है ही नहीं, पृथ्वी का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। तो जो कैमरा के लेंस चेंज कर फोटोग्राफ, हाँ, लेकिन वो इमेज फॉर्मेट में हमारा जो आईज है, वो जो विजुअल्स है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ही काम करता है, ठीक है। तो वो जो मतलब जैसे अगर हम लोग ब्लैक होल का भी अगर फोटोग्राफ है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी के भी है, लेकिन वो हम लोग नॉर्मल आई से समझ नहीं पाएंगे। वो मतलब एक डायग्राम की तरह होता है, ठीक है। वो नॉर्मल मतलब हम लोग जैसे देखते हैं पिक्चर्स इमेजेस, वैसा नहीं होता। तो उसे हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसे 2D फोटोग्राफ में जो हमारा आईज के लिए कैपेबल है उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है। उसका जो मेन एसेंस है वो नहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसका मीडियम चेंज किया जा रहा है। मीडियम और जो उसका एसेंस, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एक चीज को दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कोई अगर स्टोरी है, उस स्टोरी से आप मूवी बना रहे हैं, तो स्टोरी चेंज नहीं हो जा रहा है,
सिर्फ मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ या फिर ऑडियो बुक पढ़ रहा हूँ, सेम ही चीज है, वो मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फोटोग्राफ नहीं है ऐसे नहीं है, जो सारी चीजें आज एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, इट इज मोर लाइक ए पॉलिटिको कल्चरल प्रॉब्लम। दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर सीइंग इन 21st सेंचुरी। एक ऐसा प्रॉब्लम है, it is not about science, it is not about photography frequencies, it is not about laws logic, ये सारे चीज के बारे में नहीं है। ये जो फ्लैट अर्थ थ्योरी से, ये एक सॉर्ट ऑफ एन डिस्ट्रस्ट टू अथॉरिटी। जो नासा है, जो इसरो है, thousands of scientists, PhD scholars for hundreds of years, mathematical laws, ये सारे जो अथॉरिटीज है, जो एक्सपर्ट्स है, उनके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट है। ये जो डिस्ट्रस्ट है, इट इज बेस्ड ऑन कल्चर, पॉलिटिको कल्चरल क्राइसिस, लैक। मतलब वो जो, क्योंकि साइंस अब इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिफिकल्ट है, इतना मतलब बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जा चुके हैं कि कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल जो बहुत ही मतलब साइंस से डिस्कनेक्टेड है या फिर बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उनसे इतना डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इस गैप को वो लोग फिल अप करने की कोशिश कर रहे हैं सिंपली न्यू सिम्टम्स क्रिएट करके। वो जो नया सिम्टम क्रिएट हो रहा है, वो उसे हम लोग कहते हैं अभी की दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर प्रोपेगेंडा थ्योरी। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं दुनिया को कंट्रोल करने वाला इल्यूमिनाटी एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। फ्लैट अर्थ थ्योरी भी ऐसा ही है। इट इज नॉट ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, इट इज ए प्योरली पॉलिटिको कल्चरल प्रॉब्लम, इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दैट इज माय पॉइंट। जी, चाणक्य जी को उनका केस रखने देते हैं उसके बाद। जी। तो आपने जो सारी चीज़ें अपने मोनोलॉग में एड्रेस करी हैं, मैं चाहूँगा कि जब तक मैं उन्हें आपकी सारी चीज़ों को एड्रेस ना कर लूँ, उसके बाद आप देन अपना चीज़ें बताना, ठीक है। तो आपने एक तो पहली चीज़ कैमरा लेंस का बोला कि कैमरा लेंस चेंज कर देते हैं, इस वजह से वो अलग तरह की नज़र आती है। और मैंने आपको बताया कि वो कैमरा लेंस से अगर हम लेते हैं, चेंज करते हैं, तो वो फोटोग्राफ होता है जो कैमरा से डायरेक्ट क्लिक किया जाता है। लेकिन नासा खुद बोलता है कि कोई फोटोग्राफ नहीं है, वो एक इमेज है ना। और इमेज बाय डेफिनेशन किसी का प्रूफ नहीं हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस करा था, जिसमें हमने बहुत सारी फिर इनकन्सिस्टेंसी भी डिस्कस करा था। उसके अलावा कुछ इनकन्सिस्टेंसीज में और गिना देता हूँ। तो जैसे जो कि बातें इनकी मैच नहीं करती हैं क्रॉस वेरिफिकेशन में। जैसे कि ये थ्योरी में पढ़ाते हैं कि जो पृथ्वी है वो ओवेलॉइड स्फेरॉइड की तरह है ना। थ्योरी में तो ये पढ़ाते हैं कि पृथ्वी ओवेलॉइड स्फेरॉइड की तरह है, लेकिन वहीं पर जब इमेज दिखाने की बारी आती है तो उसमें परफेक्ट स्फीयर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कुल मिला के इनकी बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। और वो जो आप बता रहे हो कि वेदर अलग होगा तो अलग तरह की आएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट का साइज थोड़ी चेंज हो जाएगा। कॉन्टिनेंट्स का साइज चेंज हो रहा है, अलग अलग साल के जो वो इमेजेस दिखाते हैं उनमें कॉन्टिनेंट्स का साइज ही बदल जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे पूरा पृथ्वी के अगर हम जो कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, तो जो इमेज वो दिखाते हैं उस पर केवल फ्रंट साइड पे केवल एक ही कॉन्टिनेंट आ रहा है। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि बाकी के सारा जितना बड़ा जो एरिया है, हम मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप नासा के द्वारा जारी करी गई चाणक्य जी, ये वाली तस्वीर, चाणक्य जी ये वाली तस्वीर आप शेयर कर सकते हैं? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। आपने दोबारा रिपीट किया जो इमेज इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में, वो पॉइंट मतलब आपने कहा कि इमेज कोई चीज का प्रूफ नहीं हो सकता। ये मतलब इस चीज का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इमेज क्यों प्रूफ नहीं हो सकता कोई चीज? जी मैं करता हूँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पे दो मेरा सवाल है। एक, नंबर 1, इमेज क्यों प्रूफ नहीं हो सकता कोई चीज का, ठीक है। और दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये कि इमेज इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में आपने जो कहा है, वो चीज दैट डज नॉट सीम्स वैलिड मेरे लिए। बिल्कुल हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, बाकी आपने जो और पॉइंट्स उठाए उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और फिर आपने जो आपके इसमें क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। स्क्रीन लेआउट बदलने की जरूरत है क्या आपको शेयर करने के लिए? हाँ, तो मैंने शेयर तो कर दिया है, अगर आप इसे ऐड करेंगे तब आएगा। ओके, अच्छा जी। चलिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग ईयर्स के वो हैं, उसमें अलग अलग तरह की पृथ्वी नज़र आ रही है ना। कॉन्ट्रास्ट चेंज हो रहा है और सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, हाँ, इसे अच्छा, मेरे पे भी ऑप्शन आ रहा है कि बढ़ाने का, ठीक है, तो मैं ही कर देता हूँ, ठीक। है ना। तो वो जो आप जिस पे हम चर्चा कर रहे थे,
अब जैसे ये देखिए 1978 में जो इन्होंने पब्लिश करी थी वो आधिकारिक इमेज, और 2017 में जो पब्लिश करी, उन दोनों का एग्जैक्ट सेम क्लाउड पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो। क्लाउड ही मतलब जैसे कि बादल ही एक जैसे, अब ये तो मतलब होना इम्पॉसिबल है ना, तो इससे समझ में आ रहा है कि पिछले पैटर्न को उठा के इन्होंने नई इमेज जनरेट कर दी है उसको उठा के। और ये 2002 का है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, है ना। डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे कॉपी पेस्ट करके बनाया हो, इससे क्लियर होता है ये बात। और ये 2002 की है ना, इसमें कितने सारे डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये जो सर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें सर्कल दो एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्लाउड पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा नेचुरली नहीं हो सकता है, ऐसा नेचुरली, हाँ मतलब नेचुरली एक जैसे डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स नहीं हो सकते ना, मतलब क्लाउड एक जैसे कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं हो सकते ना नेचुरली। तो जब फोटोशॉप में बनाया कॉपी पेस्ट करके, तभी वो ऐसा हो सकता है ना। नेचुरली अकरिंग तो अलग अलग तरह का होता है, रैंडमली, है ना। और हाँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि जैसे आप देख सकते हैं नीचे वाले उसमें जितना एरिया, मतलब नीचे वाला जो वो है तस्वीर, उसके अंदर पूरा जितने पूरे आइलैंड्स हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पूरा है। लेकिन जो पृथ्वी की इमेज दिखाई जा रही है इनकी तरफ से, उसमें सिर्फ मुश्किल से 10% या 15-20% जो भी है उतना एरिया यहाँ पर दिखाया जा रहा है वन साइड में, मतलब उसमें। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग, इनकी रिप्रेजेंटेशन में, कि बाकी का जो 90% या 80% जो भी एरिया है वो बैक ऑफ द बॉल होना चाहिए, यानी कि ग्लोब के पीछे वाली साइड में होना चाहिए। 1 मिनट, असल में जब हम मैप को चपटा देखते हैं तो ग्रीनलैंड उतना बड़ा है नहीं जितना चपटे मैप में दिख रहा है, या फिर रशिया भी उतना बड़ा है नहीं। हाँ, और हम लोग कभी भी कोई कॉन्टिनेंट को पिक्चर से मेजर नहीं करते, वो मैथमेटिकली मेजर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इमेजेस दिया जाता है सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट स्टिल नहीं होता, एक जगह पे टिक नहीं होता, अर्थ भी रोटेट कर रहा है और जो सैटेलाइट है वो भी रोटेट कर रहा है। तो जो वेलोसिटी में है उसलिए पिक्चर के मतलब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग होते हैं, वो साइज वगैरह अलग अलग देखते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट का साइज बदल गया है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, दिस इज नॉट ए लॉजिकल सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। हाँ, तो इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि भले हम इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि जैसे कॉन्टिनेंट्स इसमें फ्लैट वाले में जो नीचे वाला उसमें ज़्यादा बड़ा है, छोटा दिखा रखा है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें सिंगल कॉन्टिनेंट, अब कॉन्टिनेंट की गिनती तो कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो तो जितने हैं उतने रहेंगे, तो इसमें सिंगल कॉन्टिनेंट ही शो कर रखा है इसमें ऊपर वाले, इसमें अर्थ की उसमें इमेज में। और तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, वो बैक ऑफ द बॉल हैं, ग्लोब के दूसरे फेस पर होने चाहिए, जो कि होना लॉजिकली। ऐसा भी हो सकता है कि इस इमेज को कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। सैटेलाइट में अलग अलग कुछ इमेजेस होते हैं जो कंप्यूटर्स की तरह, मतलब जो नॉर्मल हम लोग जैसे फोटोग्राफ लेते हैं उस टाइप के इमेजेस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे समझाओ, जो कलर्स का जो वेवलेंथ होता है ना, वो अलग अलग होता है, तो सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पर है और उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो कंप्यूटर जो वेव्स लेंथ होता है उसको बाद में जाके पिक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पिक्चर, मुझे पता नहीं है, ऐसा हो सकता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे पिक्चर में ऐसा होता है कि सारे चीज को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए उस पिक्चर को सिर्फ हम लोग लेते हैं, इसीलिए बाकी सारी चीज को नहीं दिखाते। जैसे अगर मुझे एक मैप ड्रॉ करना है इंडिया का, तो हो सकता है मैं सिर्फ इंडिया का ड्रॉ करूँ, उसके बाद आसपास का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज पर फोकस करना है, अभी इस चीज पर दिखाने के लिए मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर में जो वेवलेंथ जो कैप्चर किया जाता है उसको जब इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो तब जाके पूरा चीज कन्वर्ट नहीं किया जाता, कोई एक पर्टिकुलर चीज पे किया जाता है, ऐसा होता है बहुत सारा। तो इस पिक्चर में है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा आप कहाँ से पिक्चर ले रहे हैं या फिर नासा का कौन सा वेबसाइट से है। आप कह रहे हैं नासा इतने दिनों से मतलब जो भी कह रहा है वो सारी चीज गलत है, और वहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट है वो सारी चीज गलत कर रहे हैं। और मतलब मेरा सवाल ये होगा क्यों, मतलब ऐसा कौन से रीजन है जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी शायद इसे फिर हम हटा देते हैं ना, ये क्लाउड में जल्द जी। हाँ, क्लाउड पैटर्न वाला तगड़ा लगा, ये थोड़ा सा हाँ, किसी भी पक्ष में नहीं गया लगता है मुझे। ठीक है, तो अब मैं इनके बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने बोला कि सेलर्स होते हैं, सेलर्स इतने हजारों सालों से कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, है ना।
तो जो सेलर्स होते हैं, जो पानी के ऊपर जो सेल करते हैं उसको, तो वो जिस मेथड के हिसाब से, जिस मेथड के अकॉर्डिंग वो पानी के ऊपर सेल करते हैं, उसको बोला जाता है सेलेस्टियल नेविगेशन। और जो सेलेस्टियल नेविगेशन है वो पूरा का पूरा फ्लैट अर्थ पे ही बेस्ड है, क्योंकि सेलेस्टियल नेविगेशन करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है सेक्सटेंट, जिसमें कि एक होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल बॉडी है और हमारी आंखों के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है, जो हम देख रहे हैं उससे, है ना, वो होती है लाइन ऑफ साइट, एक लाइन। और दूसरी लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, सेलेस्टियल नेविगेशन करने के लिए, सेक्सटेंट को यूज़ करने के लिए। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसे बोला जाता है। और तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द प्लेन ऑफ द अर्थ। तो वो अर्थ का जो प्लेन है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे हॉरिजॉन्टल बेस एंगल होता है। तो इसी फ्लैट अर्थ के हिसाब से ही हम सेलिंग करते आ रहे हैं हजारों सालों से, सेक्सटेंट का यूज़ करके, सेलेस्टियल नेविगेशन नामक मेथड का यूज़ करके। क्योंकि जो एंगल होता है उसमें दोनों लाइन्स जो होती हैं, अब एंगल जो होता है वो तो दो लाइन से मिलकर बना होता है, जिसमें जो नीचे वाली लाइन है वो है हमारी हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, जो कि पृथ्वी के प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी लाइन है वो है हमारी लाइन ऑफ साइट। तो जो सेलेस्टियल नेविगेशन है वो भी फ्लैट अर्थ का यूज़ करके होता है। अगला पॉइंट उन्होंने उठाया पायलट का। वो पायलट पॉइंट है ये क्यों गलत है, आपने जो चीज कहा है एंगल का जो 2 लाइन के बारे में, तो वो क्यों गलत है मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लास 5-6 के स्टूडेंट्स को भी पता है। ये एक पिक्चर देखिए, एक सर्कल है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये वाला हटा दो पिक्चर। हाँ, इसे हटा दी। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा एक पार्ट डिवाइडेड कर लेता हूँ, छोटा सा एक पार्ट, ठीक है? एक छोटा सा मैंने मार्क किया है, आपको दिखा दे रहा है? जी दिखता है। क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है या फिर पाथ लाइन दिख रहा है? समझिए आपको। लगभग स्ट्रेट ही है शायद। हाँ, तो आँख बहुत बड़ा साइज का है, ठीक है? हम लोग जब मतलब बड़ा मतलब कि मतलब आपका सोच से परे गए हो, ठीक है? बहुत बड़ा साइज का है, तो उसमें अगर बहुत बड़े सर्किल के ऊपर से छोटा सा हम लोग पार्ट लेते हैं, उसका जो पूरा साइज और जो पार्ट, उसका जो रेशियो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कार्व होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। सारे ठीक है। सारे भी सर्किल, अगर हम लोग उसका बहुत छोटा सा पार्ट लेते, वो मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं इसका काउंटर देता हूँ। हाँ, मैं इसका काउंटर देता हूँ पहले। मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप बोल रहे हैं कि पूरा सर्कल में से छोटा सा पार्ट उठाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यहाँ पर हम सेलेस्टियल नेविगेशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम सेलेस्टियल नेविगेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस कवर कर रहे होते हैं। हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है। जब हम सेलेस्टियल नेविगेशन कर रहे होते हैं, जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं बोट से, तो हो सकता है आप अफ्रीका से अमेरिका जा रहे हैं, एशिया जा रहे हैं, या बहुत लंबी डिस्टेंस की बात चल रही है। तो उतने आप कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं आप कंप्लीट कर लेता हूँ एक मिनट। तो जब हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं सेलेस्टियल नेविगेशन के अंदर, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रहे हैं, और वहां पर भी ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है, उसी को पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है उसी को एज्यूम करके सेलेस्टियल नेविगेशन वाली मेथड का यूज करके हम चलते हैं। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ये तो लार्ज डिस्टेंसेस की बात चल रही है यहाँ पर, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। लेकिन और जो उसके बाद यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज किया जाता है ना, जो एंगल मेजर करने के लिए, वो डिवाइस के अंदर का एक कैपेसिटी होता है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वो डिवाइस मेजर नहीं करता डिस्टेंस, वो एंगल नापता है। वो जो डिवाइस होता है, जो सेक्सटेंट होता है, वो दोनों लाइंस के बीच का एंगल नापता है ना। हाँ, फिर हम एंगल मापने के लिए मुझे लाइन का तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। एंगल मापने के लिए मुझे एक जो पॉइंट है थोड़ा सा इसके अंदर से मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ, इसके लिए डिस्टेंस की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं पता है, मैं बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो हो जाएगा। अब इसके आंसर देता हूँ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आंसर देता हूँ उसका, मैं इसका आंसर देता हूँ। हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे हमने एक पॉइंट पर खड़े होकर एंगल नापा, है ना, हमारी हॉरिजॉन्टल बेसलाइन है और उससे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन नापा, ठीक है, एक पॉइंट पर खड़े होकर। फिर जब हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, शायद आपने एक वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैथ की कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार के सवाल आया करते थे, है ना। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है आपको? जी।
है ना। तो ये पॉइंट ए पर हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेलेस्टियल बॉडी, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सेलेस्टियल बॉडी को, ठीक है। तो पॉइंट ए पर हम खड़े हैं और पॉइंट ए से एक एंगल है, ठीक है। और जब पॉइंट बी पर पहुंच गए तो दूसरा एंगल है कुछ, ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडी का, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है, ये जब अब नीचे का हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रखी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब हम पॉइंट ए पर खड़े होकर एंगल मेजर करते हैं, देन हम आगे बढ़ गए उसी रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे, और देन पॉइंट बी पर पहुंच गए, वहां से एंगल मेजर करते हैं। तो जिस प्रकार से कि स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करके जो रिजल्ट्स आने चाहिए उस एंगल मेजरमेंट करके, है ना, तो वैसे ही सेम एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं जो हम सेलेस्टियल नेविगेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट पे हैं, देन 500 किलोमीटर आगे पहुंच गए, वहां से जब मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो स्ट्रेट लाइन ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स आने चाहिए एग्जैक्टली वो उससे परफेक्टली मैच करते हैं। तो इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि जो नीचे की बेस लाइन है वो एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स एग्जैक्टली उससे परफेक्टली कोइंसाइड करते हैं। तो ये जो इसलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कितनी भी लंबी आप ले जा सकते हो पूरे पृथ्वी के ऊपर, है ना। और इस मेथड का यूज करके हम काफी लार्ज डिस्टेंसेस कवर करते हैं। तो ये दोनों, इससे भी प्रूव होता है कि अर्थ फ्लैट है सेलेस्टियल नेविगेशन से, इसलिए। और फिर आपने जो एक पायलट्स का जिक्र करा, है ना, रुद्र जी ने पायलट्स का जिक्र करा। तो जो पायलट्स होते हैं उनकी जो जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ना, उन्हें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें यही बताया जाता है, उनकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि व्हाइल फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट यू हैव टू एज्यूम नंबर 1 अर्थ इज फ्लैट, नंबर 2 अर्थ इज स्टेशनरी। मतलब पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान उनकी मॉड्यूल के अंदर उनको ट्रेनिंग के दौरान यही पढ़ाया जाता है कि एयरक्राफ्ट को मतलब एरोप्लेन को उड़ाते समय आपको पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही मानकर उड़ाना है। अर्थ को फ्लैट एंड स्टेशनरी कंसीडर करके ही आपको फ्लाई करना है, क्योंकि अगर रोटेटिंग होगा तो देन आप रनवे पे लैंड कर रहे हो तो फिर वो सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। रनवे भी चल रहा है और आप ऐसे लैंड कर रहे हो, वो सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि पायलट्स कुछ भी नहीं करते हैं। और अगर पृथ्वी ऐसा गेंदाकार होती, ग्लोब की तरह होती, तो पायलट्स को क्या करना पड़ता, सेम एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, मतलब पृथ्वी की सरफेस से सेम हाइट को मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन की नोज को बार बार डाउन करना पड़ता, नीचे करना पड़ता, वरना वो तो स्पेस में निकल जाएगा सीधे। ग्रेविटी वो रन करते हैं जो कि वो नहीं करते हैं, है ना। मतलब पायलट्स वो नहीं करते हैं ऐसे एरोप्लेन की नोज को डाउन नीचे नहीं करते हैं, वो केवल मतलब उड़ाते हैं सीधा, तो एल्टीट्यूड गेन करते हैं। जब एक एल्टीट्यूड पर आ गए तो सीधा फ्लाई करते हैं, सीधा फ्लाई करते रहते हैं पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, एंड देन जब उनको नीचे जाना होता है ना, लैंड करना होता है, तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम करके ऐसा। तो बेसिकली कैसे उड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसका डायग्राम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो बेसिकली ऐसे उड़ते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा, ये तो बेसिकली एल्टीट्यूड गेन करते हैं, देन पृथ्वी की सतह के पैरेलल उड़ते हैं, फिर जब उनको डाउन आना होता है तो नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से वो उड़ते हैं, है ना। एल्टीट्यूड गेन करा, पैरेलल उड़े, फिर जब डिसेंड करना है तो नीचे आना, एल्टीट्यूड कम करना चालू कर दिया। वो कंसिस्टेंटली ऐसे लगातार उसके नोज को डाउन नहीं करते हैं, है ना। तो इससे भी समझ में आता है, तो पायलट्स वाली बात से भी समझ में आता है कि अर्थ फ्लैट है। मतलब आप किसी भी एंगल से देखोगे, जीपीएस की बात करोगे तो मैं उस पर भी आपको बता सकता हूँ। दोनों जो पॉइंट बताया, जो सेलर का और जो पायलट्स का, दोनों पॉइंट पर एक चीज अपने मिस कर गया, वो है ग्रेविटी, ठीक है। जो अपने जो पायलट का एग्जांपल लेते हैं उसमें आपने जो कहा कि उसका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आप ऐसे कह रहे हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके बाहर वो नहीं है कि एटीट्यूड उसे चेंज करना पड़ेगा, ग्रेविटी उस प्लेन के ऊपर स्टिल काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज अगर मैं समझ लेता हूँ आपका मतलब, जो अगर आप एक डिस्क की तरह फ्लैट है तो उसका जो ग्रेविटी होता है ना, तो हम लोग क्या होता है कि हमारा जो उसके सेंटर की तरफ हम लोग जाते, ना कि हम लोग ऊपर से नीचे मतलब पढ़ते सारे चीज। मतलब अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो उसका कोई इंसेप्शन मूवी की तरह मतलब ऊपर नीचे होगा, समझ में आ रहा है आपको? आपका क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर की तरफ जाते। क्यों जाते? हम तो वो बात करेंगे कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वही हर व्यक्ति क्या ऑब्जर्व कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। अब फ्लैट अर्थ के ऊपर अब पूरी अर्थ प्लेन है, ठीक है। अब अगर कोई भारी वस्तु को आप फेंकते हैं, वो उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली नीचे गिरता है। कोई भारी पृथ्वी से ज़्यादा डेंस वस्तु को आप फेंकोगे तो वो नीचे बिल्कुल ऐसा आएगा, है ना। दूसरे स्थान पर खड़े होकर फेंकोगे तो नीचे उसके
मतलब कुल मिलाकर जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो और वहां से वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो उस डायरेक्शन में उस चीज का मूवमेंट होता है। तो ऐसा पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं कि सेंटर की तरफ आएंगे, ऐसा पता नहीं उसका क्या लॉजिक है। और उसके अलावा आपने 2 पॉइंट पहले कवर करे थे, उसमें 2 पॉइंट, हाँ आपने इससे पहले 2 पॉइंट और कवर करे थे। ये जो एक चीज आपने कहा, क्यों आपने कहा अभी पता नहीं लोग क्यों कहते हैं क्यों सेंटर पर आएगा। ठीक है, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रेविटी, आपको बिलीव करते हैं ग्रेविटी में, या फिर इसमें भी कुछ दिक्कत है? पहली बात ये है कि अगर साइंस जो है, साइंस में कुछ बिलीव जैसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर उसका नाम साइंस है तो वहाँ बिलीव जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। ओके, मतलब आपका ट्रस्ट है क्या साइंस में? मेरा सवाल है आप क्या सोचते हैं? जैसे आप फ्लैट अर्थ में बिलीव, आपको लगता है फ्लैट अर्थ लॉजिकल है, ऐसे कि आपको लगता है कि ग्रेविटी लॉजिकल है या फिर ये नहीं है? नहीं, ग्रेविटी, ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इसमें कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आता है। और इस पे हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो जो हम लोग ऊपर से चीज नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो नीचे आ रहा है, तो मतलब वो नीचे आ रहा है क्यों? अगर ग्रेविटी, अगर इस पे कोई लॉजिक नहीं है तो किस लिए? हाँ, तो वो मतलब ऐसा ऑब्जर्व होता है। अब उसमें ऐसा है कि हम जैसे ऐसा देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, किसी डेंसर मतलब एयर से ज्यादा कोई डेंस वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम नीचे फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं हर बार नीचे आए। अगर हम लेंस एयर से कम डेंस वस्तु को छोड़ते हैं तो कई बार ऊपर भी जाता है। हर बार नीचे आएगा, जरूरी नहीं कि हर बार नीचे आएगा, इसका मतलब वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो जरूरी नहीं नीचे आए हमेशा। कम डेंस वस्तु को आप छोड़ोगे हीलियम का वैल्यू, तो ऊपर भी जा सकता है। कुल मिला के उसका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेन, ये हम बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ चीजें हैं जो होती हैं। अब अगर हमें नहीं पता है वैसा क्यों हो रहा है, तो रेदर देन गिविंग कुछ भी आंसर, तो हम उसे मतलब एज अ ऑब्जर्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं सभी लोग, है ना, उसे हम इस तरीके से ले सकते हैं। और उससे पहले आपने 2 पॉइंट्स और देखे थे, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक आपने बोला था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये आपने टर्म यूज किया था, तो कि फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब इसमें समझ लेते हैं कॉन्स्पिरेसी क्या होता है और थ्योरी क्या होता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ग्लोब अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि षड्यंत्र, है ना। अब षड्यंत्र देखते हैं कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। यानी कि कुछ लोग हैं जिन्हें बोला जाता है कॉन्स्पायरेटर्स, उन्होंने मिलकर कॉन्स्पिरेसी को रचा है और उसको बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। और जिन लोगों ने उस कॉन्स्पिरेसी को रचा है, उस षड्यंत्र को रचा है, उनको बोला जाएगा उस कॉन्स्पिरेसी के कॉन्स्पायरेटर्स। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो ग्लोब अर्थ कॉन्स्पिरेसी है। कैसे? कि सारे एंशिएंट लोग के अकॉर्डिंग तो पृथ्वी फ्लैट ही थी, सारे एंशिएंट लोगों के अकॉर्डिंग तो पृथ्वी फ्लैट थी, इसमें तो सब लोग एग्री करेंगे, है ना। तो बाकी इस पे भी हम प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो मेन स्ट्री में वो भी यही एग्री करता है, कम से कम वो भी इस पे एग्री करता है कि हाँ, एंशिएंट लोग तो पृथ्वी को फ्लैट ही बोलते थे, है ना। तो अब सब लोग हमेशा से पृथ्वी को फ्लैट ही बोलते आ रहे हैं। अचानक से कुछ लोग आए जिन्होंने फिर ये बोलना स्टार्ट करा और इस चीज का प्रचार करना लगे कि पृथ्वी एक ग्लोब है। एक सो कॉल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी आई, उन्होंने ऐसा बोलना स्टार्ट करा और कुछ चीजें बताई लगी उन्होंने, और उन्होंने ऐसा प्रचार करना स्टार्ट करा कि पृथ्वी एक ग्लोब है। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आइजैक न्यूटन है, जस्ट अ मिनट। आप कह रहे हैं कि अचानक से कुछ लोग आया, और इसका मतलब आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं, मतलब वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं। कुछ लोग आया और फिर कॉन्स्पिरेसी, ये ऐसा नहीं होता। हिस्टोरिकल मतलब चीज, मतलब अब अभी सोचिए आज की दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है, कितना लोग कितना कुछ कर रहे हैं एक दुनिया में। मतलब अगर 700 करोड़ पीपल है, उससे भी ज्यादा, अभी तो 800 करोड़ के आसपास होंगे, तो इतना लोग कितना कुछ कर रहे हैं। और हिस्ट्री में 10 साल में कितना कुछ चेंज होता है। अगर हम लोग पीछे भी जाएंगे तो जब 500 ईयर्स पहले जब साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं कुछ अचानक कुछ लोग आए कुछ कर दिए। उसके बैकग्राउंड में बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ से, मैथमेटिक्स होता है ए प्रायोरी, मतलब जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं ना, एक्सपीरियंस, हम लोग एक चीज देख सकते हैं, तो वो जो हम लोग देखते हैं उससे भी ज्यादा लॉजिकल होता है मैथमेटिक्स। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो एम्पिरिकल होता है, उससे ज्यादा लॉजिकल होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, एम्पिरिकल चीज क्या होता है, हम लोग कोई एक ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन से कोई कंक्लूजन में पहुंचते हैं। लेकिन जो लॉजिकल होता है उसमें ऐसा नहीं होता। हम लोग एक्सियम सेट करते हैं, एक्सियम से हम लोग सिंथेसिस पर जाते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, इसका मतलब होता है कि जो अनमैरिड है और जो बैचलर है दोनों एक ही चीज, दोनों का मतलब सेम ही है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। तो अनमैरिड वर्ड से बैचलर वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है, इसमें हम लोग नया कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे, ये एनालिटिकल लॉजिक, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज नॉलेज, तो एक एनालिटिकल सवाल हो गया, ये कोई सिंथेटिक सवाल नहीं है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि दैट बैचलर इज ए लोनली गाय, यहाँ पे लोनली का कॉन्सेप्ट और बैचलर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट बैचलर एंड लोनली, ये दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग चीज को, कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं, ये है सिंथेसिस। आप जो दे रहे हैं ना, आपका मतलब कोई एक्सियम्स नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि फ्लैट अर्थ थ्योरी, आप जो कंक्लूजन में जा रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन से जा रहे हैं, ठीक है। आप ठीक है, अभी हम एनालिटिक लॉजिक नहीं है जी आपसे पूछते हैं, जी मैं आपसे पूछता हूँ। लेट मी फिनिश। हाँ। एनालिटिक लॉजिक और सिंथेटिक लॉजिक दोनों, मतलब आप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होता है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, लेकिन जो चीज आप कह रहे हैं ना कि जो राउंड जो आर्क का एक्चुअल शेप राउंड नहीं है, इसे जियोट कहा जाता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए वो मतलब राउंड शेप में हम लोग से सोचते हैं। आर्क का किसी किसी जगह पर ओशन है, किसी जगह पर माउंटेन है, तो उसका अलग एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब हाइट है, कुछ डेप्थ है, उसके लिए उस पर्टिकुलर शेप का नाम है जियोट, ठीक है। उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हम लोग राउंड कहते हैं, मतलब स्फेरिकल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आपका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस कर ये सारी चीज मैथमेटिकली प्रूफ है, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिक्स पर डिस्कस कर ले। जैसे मैं Okay. जस्ट मिनट, लेट मी फिनिश। जो लॉजिक, आपको लॉजिक में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं दो चीज कह देता हूँ। एक, नंबर वन, मैथमेटिकल लॉजिक से जो राउंड शेप है ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, और उसे हम लोग कैसे प्रूव्ड है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी वो बहुत तो जानना है, नहीं जो पहले आप, अभी मैं ही चाह रहा हूँ, करना बहुत जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेदर देन हम के इंग्लिश के वो सब इसमें जाएं उसमें जाएं, अभी हमारा जो टॉपिक है वो फ्लैट अर्थ और ग्लोब अर्थ ये है। आपका बेसिक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आप नहीं हम discuss कर लेते हैं ना इसका प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है कंसेप्ट मेरा जी मेरे आपके अकॉर्डिंग मेरा बेसिक्स में प्रॉब्लमेटिक, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो अभी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपका साउंड लगे, आपका साउंड थोड़ा सा धीमे हो। और मैं जी आपको आ रहा है मेरा साउंड? मुझे तो आ रही है। हाँ, तो पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियरली सौम्य जी आपको? तो जी हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना मैथमेटिक्स हमें कंसीडर करना चाहिए और मैथमेटिकल प्रूफ्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके पास जो बिगेस्ट नंबर वन, सिर्फ एक चीज़ उठाते हैं, नंबर वन प्रूफ आपके अकॉर्डिंग क्या है ग्लोब अर्थ का, और आप बोल रहे हैं या मैथमेटिकल प्रूफ दो, कैसा भी प्रूफ दो आप, नंबर वन प्रूफ आपके लिए ग्लोब अर्थ का क्या है वो आप शॉर्ट में बताइए, फिर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रूफ सही है या गलत है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नंबर वन प्रूफ सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बताइए आप, नहीं जो आपके हिसाब से नंबर वन प्रूफ है। नहीं बहुत सारा नहीं, एक ही बताइए, ठीक है, एक ही बताइए। मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका फोन के अंदर जो जीपीएस ट्रैकर है ना, अगर मतलब सबसे मतलब आपके स्मार्टफोन के अंदर ये आपका नंबर वन प्रूफ है, क्योंकि वो जो जीपीएस ट्रैकर है, आप जाएंगे वो सैटेलाइट से लोकेट होता है। अगर ऐसा होता तो इट इज मोर लाइक, मतलब आप कहीं भी चले गए और कोई उस जगह पर लोकेशन नहीं मिलता आपको, अगर तो सैटेलाइट स्पिन नहीं कर सकता था। आप जो यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फ्लैट अर्थ अगर होता तो वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट कैसे गए? फ्लैट अर्थ नहीं, अभी फ्लैट अर्थ आप मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ग्लोब अर्थ का आप नंबर वन प्रूफ दीजिए आपके अकॉर्डिंग। वो आपके उसमें फ्लैट अर्थ का तो कोई यूज ही नहीं है, तो आप फ्लैट अर्थ क्यों ला रहे हैं उसमें? मैं कह रहा हूँ कि ग्लोब अर्थ ग्लोब है, इसका नंबर वन प्रूफ, इसका नंबर वन प्रूफ बताइए, केवल एक, सिर्फ एक प्रूफ। ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ, जैसे कि हाँ बस एक ही दीजिए। जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं। नहीं हम नहीं करते, हमें नहीं पता होते कि नहीं होते, ये हमारा फैक्टर नहीं है ना। आप बताइए, ये बताइए कैसे। अच्छा सैटेलाइट का प्रूफ दीजिए पहले। कैसे आ रहा है? आप तो यूट्यूब करते हैं, आपको पता है सैटेलाइट नहीं था, यूट्यूब में वीडियोस कैसे आ रहा है आपका? फेसबुक अकाउंट वो अंडर सी केबल से आ रहा है, जो कनेक्शन है वो अंडर सी केबल से आ रहा है, अंडर सी केबल से आ रहा है। यस, आपको नहीं पता है तो उसमें मैं करूँ जी, अंडर सी सैटेलाइट का प्रूफ दे दीजिए। अच्छा आप सैटेलाइट का प्रूफ दे दीजिए, आपके अकॉर्डिंग होते हैं ना सैटेलाइट, प्रूफ दे दीजिए कि सैटेलाइट होते हैं, बताइए प्रूफ दीजिए। देखिए आप जो प्रूफ मांग रहे हैं ऐसा नहीं, यहाँ पे बैठा हुआ, आप इसका प्रूफ दीजिए। ये तो सबके सामने आपका कैमरा सवाल ऐसा है कुछ, ठीक है,
सैटेलाइट नहीं अरे आप यहाँ बैठे हो तो सबके सामने है ना, क्लियर है, कैमरा से दिख रहा है। Do you understand the difference between expert authorities और जो रिसीवर और जो क्रिएटर, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। यू हैव ए बिग डिस्ट्रस्ट ऑन अथॉरिटीज एंड एक्सपर्ट्स, और वो जो डिस्ट्रस्ट और एक्सपर्ट्स नहीं अब वो तो आप मेरे प्रॉब्लम गिना रहे हैं, मैं तो आपका प्रूफ मांग रहा हूँ ना। आपको तो ट्रस्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी छोड़िए, आप ये बताइए आपके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी एक ग्लोब है, इसका नंबर 1 प्रूफ मैंने आपसे मांगा, उसमें आपने बोला कि सैटेलाइट। देखिए आपने जो प्रूफ मांग रहा है, आप जो प्रूफ मांग रहे हैं, देखिए मैं सिंपल कहता हूँ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन वो मुझे बताइए मैथमेटिकल प्रूफ बताइए। चलिए मैथमेटिकल प्रूफ बताइए। वो मैं अभी मतलब मेरा मैथमेटिक्स इतना मतलब अच्छा नहीं है, मैं अभी अब क्या वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक्सपर्ट्स लोग मतलब कर सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्जरी, मैं सर्जरी तो आपके पास प्रूफ नहीं है, जानता हूँ कि डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, मतलब डू यू अंडरस्टैंड दिस इज चलो आपको मैथमेटिक्स ठीक है, समझ गया मैं। आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास मैथमेटिकल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप वो प्रूफ आपके पास नहीं है, तो जो आपको समझ में आता है वो प्रूफ बता दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो प्रूफ दिखाने के लिए आपको मतलब एक 2 आवर्स का लेक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ दीजिए ना, मुझे पता है नहीं प्रूफ है नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका प्रूफ है नहीं, ये बस कहने की बात है। कोई एक मिनट रुद्र जी थोड़ा सोच लीजिए, बीच में एक बात मुझे याद आई, वो मैं बता देता हूँ कि चाणक्य जी ने जैसे कहा था कि क्योंकि पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मान के चले कि प्लेन मतलब पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी स्थिर है, ताकि वो वैसे ही प्लेन उड़ा सके। एक तो रुद्र जी ने कहा था कि ग्रेविटी नीचे से खींच रही है और वो सीधे उड़ा रहे हैं, तो इसीलिए एक कर्व जैसा बन जाता है। अगर ग्रेविटी ना होती तब वो सीधे ही चले जाते स्पेस में बाहर। ये ठीक ठाक लगा। और मुझे जो याद आया कि जैसे कि मान लीजिए कि हम प्लेन में हैं, अभी प्लेन के अंदर कोई बच्चा अगर कोई रिमोट कंट्रोल कार चलाए तो वो क्या मानेगा, प्लेन तो स्थिर है, वही मान के चलेगा, उसे तो प्लेन की गति को हिसाब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पृथ्वी भी अगर हमें लेके अगर चल रही है, उसका इनर्शिया तो हम पे भी लागू होगा। जैसे मैं भी जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मुझे ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि मोटरसाइकिल मुझे छोड़ के चली जा रही है, मोटरसाइकिल तो मेरे लिए स्थिर है। देखिए मैं आपको और एक प्रूफ देता हूँ, सैटेलाइट को छोड़ दीजिए, बहुत ही मतलब मैं आपको कॉमन सेंसिकल प्रूफ देता हूँ। हाँ इसीलिए मैंने आपसे बोला कि टॉप मोस्ट प्रूफ आप लाइए, एक प्रूफ बताइए जो आपको लगता हो एकदम सॉलिड है, उसी पे डिस्कस करेंगे हम, केवल उसी पे डिस्कस करेंगे। लूनर इक्लिप्स जब होता है, ठीक है, जब लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स पर हम लोग देख सकते हैं अर्थ का जो शैडो है वो राउंड होता है, ठीक है। अगर अर्थ एक डिस्क की या फिर फ्लैट होता, ठीक है, वो कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट पर राउंड छोड़कर एक लाइन की तरह होता है, और कभी ना कभी वो एक ओवल शेप की तरह भी होता है, लेकिन वो बिल्कुल राउंड होता है, 2 डायमेंशनल राउंड। ऐसे क्यों होता है? अगर अर्थ अगर फ्लैट है तो उसका कोई लाइन क्यों नहीं होता? जो ठीक है, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि लूनर एक्लिप्स के अकॉर्डिंग जो हमें चंद्रमा के ऊपर जो शेडो नजर आता है वो पृथ्वी का शेडो है, और वो हम देख सकते हैं राउंड है, इससे समझ में आता है कि अर्थ राउंड है। ये आपका लॉजिक है, एम आई राइट? ये है ना, ठीक है। अब इसमें बात ऐसी है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो पृथ्वी का शेडो है, तो अगर वो पृथ्वी का शेडो होता, भाई अगर वो जैसे दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ गई है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई है लूनर एक्लिप्स में, जैसा वो ये लोग बताते हैं, तो अगर वो पृथ्वी का शेडो होता तो कई बार तो वो शेडो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, कई बार ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है वो शेडो। मतलब जो एक्लिप्स हम देखते हैं तो जरूरी नहीं हर बार के नीचे से ऊपर की तरफ वो शेडो आ रहा है, ऐसा कई बार ऊपर से नीचे की तरफ भी वो शेडो आता है, एक्लिप्स होता है ऊपर से नीचे की तरफ, कभी इधर से होता है। ये तो हो गई एक चीज। और दूसरी बात इसमें ये है कि एक चीज होती है सेलेनोनियन एक्लिप्स, एक चीज होती है एक काइंड ऑफ एक्लिप्स होता है सेलेनोनियन एक्लिप्स। उस सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप पृथ्वी पर अड़े हुए हो और उधर सूर्य, उधर जो है चंद्र ग्रहण चालू हो चुका है, मतलब लूनर एक्लिप्स चालू हो चुका है, और इधर आपको सूर्य भी नजर आ रहा है। मतलब सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि पृथ्वी पर खड़े होकर हम एक ही बार में उधर, जैसे अगर सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो हम सोलर एक्लिप्स भी देख रहे होते हैं, यानी कि सूर्य को ग्रहण लगा रहा है कोई, और देन आसमान में दूसरी तरफ चंद्रमा को भी देख रहे होते हैं। तो भैया अगर चंद्रमा ही ग्रहण जब लगा रहा था सोलर एक्लिप्स के अंदर, तो फिर ये चंद्रमा तो हमें स्काई में अलग नजर आ रहा है। तो इससे भी समझ में आता है कि वो जो ग्रहण लगा रहा था वो चंद्रमा नहीं था, क्योंकि ग्रहण के लिए इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों 180 डिग्री में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें दोनों नजर आ रहे हैं सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर। तो सेलेनोनियन एक्लिप्स है ये वाली जो है इनकी वो है थ्योरी
वो बिल्कुल डिबंक हो जाती है स्पष्ट रूप से। मतलब अगर दोनों चीज मुझे नजर आ रहा है तो वो 100 मतलब जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं हो सकता। नहीं दोनों, हाँ ऑब्वियसली आपको दोनों ऊपर नजर आ रहे हैं होराइजन में, तो एक्यूट एंगल हुआ वो तो 180 डिग्री में कहाँ पे हुआ, जबकि एक्लिप्स होने के लिए तो तीनों 180 डिग्री में होना चाहिए आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि सेलेनोनियन एक्लिप्स बिल्कुल डिबंक करता है इसको। आपने जो कहा जो दोनों एक्यूट एंगल पे होना चाहिए वो हाँ। लूनर एक्लिप्स नहीं है। मैं अलग चीज कहा, मैंने जो पॉइंट था लूनर एक्लिप्स का, वहां पे कोई स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो पृथ्वी की शैडो है ही नहीं ना, वो पृथ्वी की शैडो है ही नहीं। स्ट्रेट लाइन आप ये बोल रहे हो कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें फ्लैट ऐसा मतलब फ्लैट पैनकेक की तरह उसकी शैडो नजर आनी चाहिए थी, तो पृथ्वी की शैडो है ही नहीं, जैसे मैं जो कि डिबंक हो जाता है बिल्कुल सेलेनोनियन एक्लिप्स। जस्ट अ मिनट, यू वंस यू मतलब अगर आप कोई एक बहुत सॉलिड सा बड़ा सा अनट्रूथ को क्लेम करते हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए दिस इज कॉल्ड सेल्फ कन्फर्मेशन। आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट सीरीज ऑफ अनट्रूथ क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने कह दिया कि मैं आज ट्यूशन क्लास गया था लेकिन सच में नहीं गया था, जब मुझे सवाल पूछा जाएगा तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे दूसरा अनट्रूथ यही एग्जैक्टली होता है जो कि ग्लोब थ्योरम होता है। और एक होल जस्ट मिनट लेट मी फिनिश, और एक टोटल एक मतलब होलिस्टिक अनट्रूथ क्रिएट करना पड़ेगा। वंस यू कॉट इनटू दैट वेव ऑफ अनट्रूथ, ओके देयर इज नो वे आप कोई एक पॉइंट पर कट करने की कोशिश मतलब नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा एक अनट्रूथ का एक पूरा पैकेज है, ठीक है। और वो क्यों है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मतलब कोई आप ग्लोबर्स में है जस्ट मिनट ये सारी, ये जो आप बता रहे हो ग्लोबर्स के लिए ये चीज है। जस्ट मिनट चाणक्य जी वो स्लाइड जरा दिखाएंगे जिस एक्लिप्स की बात आप कर रहे थे। जो सारे लॉन्च जो एसोसिएशंस क्रिएट कर रहे हैं एक चीज से दूसरे चीज के अंदर, वो सारे चीज सुपरफिशियल है। दिस आर नॉट एक्सपर्ट लाइक मतलब ये चीज सारे नाइदर मैथमेटिकल है नॉर आपने मतलब आप जो एसोसिएशंस क्रिएट कर, जो लॉजिकल सेंस है मतलब कॉज और इफेक्ट का जो सेंस है वो मतलब रैंडम है, सिर्फ सेल्फ जस्टिफाइड फॉर्म में है, ठीक है। मतलब सेल्फ कन्फर्मेशन की फॉर्म में है चीज। वो सारे चीज कोई एक पॉइंट होगा जो आपको नहीं पता है, जो एक्सपर्ट वो पर्टिकुलर मतलब जो जिसे हम लोग डोमेन नॉलेज कहते हैं, आपको कोई डोमेन नॉलेज पर ट्रस्ट नहीं है। वो जो ट्रस्ट है उसे गेन करने के लिए अगर नहीं है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट एज ए डोमेन नॉलेज सीकर, नॉट एज ए कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर। क्लियर? मैंने तो आपको बताया, मैंने आपको तो बताया ना कि आप मैथमेटिक्स दिखाइए, आप बोले मुझे पता ही नहीं है, तो उस पर क्या डिस्कस करें। पता नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ क्योंकि इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। हाँ तो जब आप प्रिपेयर होंगे तब हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं फिर, क्योंकि इसका मुझे तो पता है ना, इसका कोई प्रूफ है ही नहीं ग्लोब अर्थ का। आपको पता है तो ठीक है, वेरी गुड। आप कैसे डिफाइन करते हैं नॉलेज को, कोई चीज पता अच्छा इसमें करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई चीज पता होना ना होना, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। तो आप कैसे डिफाइन करते हैं कोई चीज को पता होना ना होना, नॉलेज क्या है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ तो भूल जाइए, अब नॉलेज को कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब ये चीज मुझे पता है कि ये सच में है और ये नहीं है, आप कैसे इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। नहीं मैं फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ को नहीं भूल सकता, क्योंकि अभी आज का हमारा टॉपिक वही है, तो मुझे लगता है हमें उसी पे स्टक रहना चाहिए। फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ एक नॉलेज है, एक कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी तो ये तो ऐसा चीज नहीं है कि मैं पेंसिल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब हम लोग आर्ट के ऊपर है, अब ये फिर अंदर है, मतलब ऊपर है, जो 30 कलर है उसमें भी ऊपर ही है। अच्छा बोलिए, हटाना पड़ेगा शायद। हाँ बोलिए। मुझे पता नहीं है, अभी जरा मैं देखता हूँ कि कौन से वाले पीडीएफ में है, तो मैं 2 तो अपलोड कर चुका हूँ, तीसरा करके देख लेता हूँ, है ना। वो शायद उसमें ओवर डन जी, हाँ जी, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, तो तीसरा मैं अपलोड करके देख लेता हूँ। पिक्चर्स हैं ओपन, स्लाइड डेक्स, अभी शायद वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, क्यों बोल रहा है कि एज अ गेस्ट यू कैन अपलोड ओनली 2 स्लाइड डेक्स। स्क्रीन शेयर हो सकता है। हाँ वो करके देख लेता हूँ अभी, 1 सेकंड, तीसरी बार ट्राई कर लेता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर ही करते हैं फिर। ठीक है, क्लिप्स को अभी रखते हैं, बाकी बात में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने इनसे पूछा था कि आपके पास नंबर 1 प्रूफ क्या है,
आपके पास नंबर 1 प्रूफ क्या है ग्लोब अर्थ का? तो इन्होंने बताया कि एक्लिप्स, और हमने अभी बोला कि अभी मैंने आपको बताया कि सेलेनोनियन एक्लिप्स है, वो किस प्रकार से बिल्कुल धराशायी हो जाता है। तो कुल मिला के ऐसे ही जितने भी प्रूफ्स बताएँगे, इनके सो कॉल्ड जो प्रूफ्स हैं ग्लोब अर्थ के, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ग्लोब अर्थ की तरफ से जो भी सो कॉल्ड प्रूफ्स हैं, वो ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं। जब उनको जाँचा जाता है, जब उनको एनालाइज़ करा जाता है, तो ग्लोब अर्थ के सारे प्रूफ्स ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं। कोई प्रूफ है ही नहीं, कोई रियल एक्चुअल प्रूफ है ही नहीं ग्लोब अर्थ का। पॉइंट ये है। और फ्लैट अर्थ के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं और प्रैक्टिकल, मतलब हम जब भी कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं, जैसे सेलेस्टियल नेविगेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एरोप्लेन्स का एग्जांपल दिया, एरोप्लेन उड़ाना हो, या फिर इवन हम जब सुएज़ कैनाल, जैसे सुएज़ कैनाल बनी थी, तो वो भी उसका बेस भी बिल्कुल उससे भी फ्लैट अर्थ से प्रूव होती है। मतलब चाहे सिविल इंजीनियरिंग का आप कोई काम करो, चाहे सेलेस्टियल नेविगेशन करो, चाहे आप एविएशन में एरोप्लेन को उड़ाओ, कि हर एक प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर आपको पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही कंसीडर करते हैं। तो ये तो फ्लैट अर्थ के प्रूफ्स तो भर-भर के पड़े हुए हैं। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उससे भी फ्लैट अर्थ प्रूव होता है। तो फ्लैट अर्थ के तो सैकड़ों प्रूफ्स हैं, है ना? और लेकिन सुएज कनाल वाला बताइएगा चाणक्य जी, क्योंकि हाँ, मेरे सुएज़ दिमाग कैनाल में का मैं एक चीज़ आ आपको बताता हूँ। जी, सुएज़ कैनाल में ऐसा है कि जैसे जब एक सुएज़ कैनाल है, काफ़ी लंबा वो कैनाल है जो कि 2 सीज़ को कनेक्ट करता है आपस में। तो जब उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, जब उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो सुएज़ कैनाल मतलब नहर। तो जब उस नहर को कंस्ट्रक्शन किया गया, तो उसका जो बेस बनाया गया, अब उसका हम नीचे बेस बनाएँगे, सीमेंटेड बेस होगा उसका, है ना? कैनाल का एक सीमेंटेड बेस होगा। तो वो एक रेफरेंस डेंड्रम लाइन को लेके उसका बेस बनाया गया, मतलब एकदम फ्लैट। मतलब उन्होंने उसका जो बेस बनाया, वो एकदम फ्लैट बनाया, फोर्स्ड रूप से, यानी कि पूरी जैसे कि रेफरेंस लाइन को मेंटेन करते हुए सुएज़ कैनाल का जो बेस है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया उसे एकदम फ्लैट बनाया उसे, जो कि काफ़ी लंबी कैनाल है। और देन उसमें जब पानी छोड़ा गया और पानी उसमें भर गया, तो अगर अर्थ ग्लोब होती, तो क्या होता कि जैसे इतनी लंबी जब सुएज़ कैनाल जा रही है, जो कि जिसका बेस एकदम फ्लैट बनाया गया है, और जब पानी जब उसमें भर चुका है, तो पानी की एक सरफेस होगी। तो शुरू से लेके अंत तक, सुएज़ कैनाल की स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक, जितनी हाइट शुरुआत में थी पानी की सतह, पानी की सरफेस और उसके बेस के बीच में, वही सेम हाइट एंड तक भी रहती है। मतलब जो सुएज़ कैनाल का जो बेस है और ऊपर जो पानी की सतह है, वो शुरू से लेके एंड तक एकदम पैरेलल रहती हैं। क्योंकि अगर अर्थ ग्लोब होती और इनकी ग्रेविटी लग रही होती, पानी कर्व हो रहा होता, तो शुरुआत में जितना हाइट होती पानी की सतह की उसकी बेस से, और एंड में आके हम देखते तो कम होनी चाहिए थी, है ना? उसमें डिफरेंस होना चाहिए था, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, अगर अर्थ ग्लोब होती, क्योंकि भाई नीचे का बेस तो एकदम फ्लैट है, बनाया गया है एकदम सीमेंटेड फ्लैट बेस बनाया गया है। और अगर आपकी ग्रेविटी लग रही है जो कि पानी की सतह को मोड़ रही है, तो शुरुआत में जो हाइट है पानी की और जो एंड में हाइट है, वो उसमें डिफरेंस होना चाहिए था, जो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इससे भी यही प्रूफ होता है, शुरू से लेके अंत तक पानी की सतह और जो सुएज़ कैनाल का जो बेस है, वो एकदम शुरू से लेके अंत तक एकदम पैरेलल रहते हैं। इससे भी यही प्रूव होता है कि अर्थ फ्लैट है, किसी भी एंगल से आप देखो। चलिए, जी, फ्लैट को अगर साइड में रखे, अगर अभी की ये मान लेते कि अर्थ का कर्व है, तो वो कर्व है, उसके ऊपर हाँ। अगर सीमेंट देंगे, तो किसी हाँ। भी जगह आप खड़े रहिएगा, सीमेंट का तो जो गहराई है वो तो एक ही रहेगी ना, क्योंकि हाँ। यहाँ पे खड़े होंगे तो 2 मीटर की सीमेंट मान लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे फिर भी 2 मीटर की सीमेंट, ऐसे बनाते जाएंगे तो टोटली तो कर्व ही होगा, लेकिन जहाँ पे भी बनाएंगे वहां पे तो आपको लगेगा कि 2 मीटर की सीमेंट दी है। और उस सीमेंट के ऊपर अगर पानी छोड़ेंगे, अगर 2 समुद्रों को वो कनेक्ट कर रहा है, अगर पृथ्वी गोल है और अपने केंद्र की तरफ सबको खींच रही है, तो वो तो ठीक ठाक ही रहेगी। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला रेफरेंस डेंड्रम लाइन, मतलब जो नीचे जो सीमेंटेड सरफेस थी, वो उन्होंने एकदम एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, अब जैसे आप एक रूलर ले लो, एक लंबा स्केल ले लो, अब स्केल तो स्ट्रेट ही रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन है उसको यूज करके, बाकायदा यूज करके उसको, जैसे राजमिस्त्री आपने देखे होंगे, एक जगह से धागा बांधते हैं और दूसरी जगह तक धागा बांध देते हैं। जब उन्हें कोई चिनाई करनी होती है या कुछ चिनाई करना होता है, तो एक धागा बांध देते हैं, वो एक जगह से लेके वो स्ट्रेट लाइन दूसरी जगह तक धागा बांध देते हैं। तो वो जो पूरा धागा होता है वो स्ट्रेट होता है, वो तो खिंच के एकदम तना हुआ स्ट्रेट लाइन है ना? वो एक उसे बोलते आते हैं रेफरेंस डेंड्रम लाइन।
तो ऐसे ही रेफरेंस डेंड्रम लाइन के आधार पे उसकी नीचे पूरी चिनाई करी गई है ना। मतलब वो नीचे जो है वो पृथ्वी के उस हिसाब से नहीं, उसके अकॉर्डिंग में नहीं उसकी चिनाई की गई है। वो रेफरेंस जो डेंड्रम लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसके हिसाब से उसका बेस को चुना गया है, एकदम स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल धागा एकदम सीधा वो करके। फिर तो हाँ। चाणक्य जी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक सर्कल भी तो स्ट्रेट लाइन है अगर एक बिंदु पे आ जाए, लेकिन हो सकता है आप जिसकी बात करूं, उन्होंने बार बार देखा, यहाँ पे खड़े होके एक बार सीधा बनाया, उससे थोड़ा कर्वेचर मतलब हाँ। तबाह हुआ, पर यहाँ पे हाँ। थोड़ा एक सीधा बनाया, या फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सीधा बनाया। ऐसे वो पॉलीगॉन जैसे होते हैं ना, पर छोटे छोटे पीस वाले पॉलीगॉन, पूरा सर्कल नहीं, ऐसे भी बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम वैसा करेंगे, पॉलीगॉन जैसा बनाएंगे, तो जो पहली स्ट्रेट लाइन थी और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी, वो तो उसमें तो एक एंगल आ जाएगा ना। मतलब थोड़ा पहली थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, ज्यादा हाँ थोड़ा सा भी आएगा, तब भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो उसका एग्जैक्टली एक्सटेंडेड वो है, वो सेम ही स्ट्रेट लाइन है जो आगे एक्सटेंड कर रही है, उसे बोला जाता है रेफरेंस स्ट्रेट लाइन, रेफरेंस डेंड्रम लाइन। तो वो शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल रेफरेंस डेंड्रम लाइन, स्ट्रेट लाइन के आधार पे ही वो बनाई गई है। सुएज कैनाल जो बनाई गई है, बिल्कुल परफेक्टली वो फ्लैट उसके रेफरेंस लाइन के, रेफरेंस डेंड्रम लाइन के आधार पे ही वो उन्होंने बनाई है। तो ये नीचे वाली तो परफेक्टली फ्लैट है। अब ऊपर अगर इस पे ग्रेविटी लग रही होती, कर्व हो रहा होता, तो वो भी पानी का मुड़ जाना चाहिए था, जो कि नहीं मुड़ता है। शुरू से लेकर अंत तक दोनों सतहें एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं, ये पॉइंट है। तो सिविल इंजीनियरिंग के मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे ही मैंने आपको एविएशन का भी एग्जांपल दे दिया, सेलेस्टियल नेविगेशन का भी एग्जांपल ले लिया। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही कंसीडर किया जाता है, जिसमें भी लार्ज स्केल चीज़ों की बात होती है। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है, लेकिन जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जो कहा कि दोनों एक्यूट एंगल पे आएगा, वहाँ पर आपने जो गलती किया वो है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसलिए एंगल टिल्ट होता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अगर सन है, यहाँ पर मून है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सन जब नीचे जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखता है, क्योंकि अर्थ का जो स्फीयर है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो जिस एंगल में लाइट आता है ना, उसमें लाइट का एंगल थोड़ा, जैसे अगर वाटर के अंदर अगर हम लोग लाइट फेंकते हैं तो लाइट थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे ही स्फीयर में भी टिल्ट होता है अर्थ के ऊपर आने से, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर दिखता है दोनों उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। इसीलिए एक ठीक है, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। मैं समझ गया आपका पॉइंट, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो आप जो बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से वो टिल्ट हो जाता है, इस वजह से, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो साइंस बोलती है, जो ये मॉडर्न साइंस, भाई उसने तो बता रखा है ना कि वो लोग क्या बोलते हैं कि एक्लिप्स की पूरा डायग्राम बना के समझाते हैं वो लोग। तो जब एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट साइंस नहीं जो, हाँ ठीक है, जो एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट जब मॉडर्न साइंस के द्वारा समझाया जाता है, तो पूरा डायग्राम बना के समझाया जाता है कि ये सन से रेज निकल रही हैं और देन बीच में ये मून आ गया है और इस तरीके से पूरा ये शेडो बन रही है। तो उस डायग्राम को बनाते वक्त उस डायग्राम को कोई भी जाके चेक कर सकता है, उसमें कोई भी बेंड नहीं हो रहा है। शुरू से लेके जो सूर्य से रे निकली है और अंत तक जो रे फॉल हुई है, वो स्ट्रेट लाइन वो लोग दिखाते हैं। मतलब उस डायग्राम के अंदर सन से जो रे निकल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है, बिल्कुल एंड तक, आखिरी पॉइंट तक, जब तक वो गिर रही है पृथ्वी पर, उस डायग्राम के अंदर वो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। आप बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से बेंड हो गया, ये हो गया, तो वो डायग्राम के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं जैसा आप बोल रहे हैं। आपने जो डायग्राम के बारे में बताया लूनर इक्लिप्स, लेकिन आपने जब कहा था एक्यूट एंगल हो रहा है, वो लूनर इक्लिप्स नहीं था। हाँ तो एक्यूट एंगल, हाँ तो किसी के भी अंदर आप कंसीडर करोगे, चाहे लूनर एक्लिप्स ले लो चाहे सोलर एक्लिप्स ले लो, दोनों ही केसेस में आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी साइंस है इसके अकॉर्डिंग, तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। भाई चाहे सोलर एक्लिप्स की बात कर लो चाहे लूनर एक्लिप्स की बात कर लो, दोनों ही केसेस में जो तीनों बॉडीज हैं, अर्थ, मून एंड सन, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तभी वो एक्लिप्स होता है ना। लेकिन सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर तो वो हमें होराइजन के ऊपर दिख रहे होते हैं। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स चालू हो गया, उधर तो हमें भैया मून अलग से दिख रहा है। तो अगर मून ही एक्लिप्स कर रहा था तो वो हमें अलग से कैसे लग रहा है स्काई में?
पॉइंट ये है ना, यहाँ रिफ्रैक्शन काम नहीं कर सकता। अगर रिफ्रैक्शन से आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत बैड हो भी जाएगा, वाटर से लाइट फेंक के देखा है टिल्ट होता है कि नहीं लाइट? नहीं मैं आपको वो बात सही है, मैं समझ गया आपकी, जो आप रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझिए। रिफ्लेक्शन नहीं होता, आपने अभी कहा यानी इस केस में वो चीज एप्लीकेबल इसलिए नहीं, वो रीजन समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है, ठीक है, तो उसको कोई बॉडी हमें दिख रही है ब्लैक कलर की जो उस पर ग्रहण लगा रही है, ठीक है। देन जो मून है वो हमें अलग से स्काई में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो मून है वो तो कम से कम ग्रहण नहीं लगा रहा, क्योंकि मून तो हमें अलग से स्काई में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ग्रहण कुछ और लगा रहा है। तो यहाँ तो टोटल डिबंक हो गया ना। आप गलत भाई वो जहाज बताइए इसमें क्या लाइन पर ही होता है, वो स्ट्रेट लाइन पर ही होता है, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए हमारे आंखों पर हम लोग उसे ऊपर देखते, टिल्ट होता है रिफ्लेक्शन के लिए। आप कह रहे ऊपर है, वो ऊपर नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन पर ही है। नहीं, बात को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ इससे। देखो आप सर्च करो कि सेलेनोनियन एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, गूगल पे आप सिंपली सर्च करोगे ना सेलेनोनियन एक्लिप्स क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा सेलेनोनियन एक्लिप्स क्या होता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या आ रहा है रिजल्ट। A Selenonian is a rare astronomical phenomena where both the sun and the eclipsed moon are visible in the sky simultaneously before sunset or sunrise। मतलब जो eclipsed moon है और जो सन है दोनों विजिबल हैं स्काई में। अब जैसे लूनर एक्लिप्स हो रहा है, ठीक है, लूनर एक्लिप्स हो रहा है तो वो आपको वो भी दिख रहा होगा और अलग से सन भी दिख रहा होगा स्काई में, है ना। ये वाला शायद तस्वीरें सेलेनोनियन एक्लिप्स। हाँ, तो दोनों विजिबल होते हैं, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री में हो ही नहीं सकता। और लूनर एक्लिप्स है तो बिल्कुल ही इसका डिबंक हो जाता है। भाई लूनर एक्लिप्स हो रहा है तो जो चीज एक्लिप्स कर रही है आपके अकॉर्डिंग, सॉरी सोलर एक्लिप्स है तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, मतलब किसी भी केस में लोगे तो वो 180 डिग्री में दोनों मतलब विजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सोलर एक्लिप्स हो रहा है या लूनर एक्लिप्स हो रहा है तो वो दूसरा वाला विजिबल हो रहा है बॉडी, जो कि नहीं हो सकता है। चलिए तस्वीर आ गई। चाणक्य जी इसके बारे में जी। क्या कहोगे? जी ये तो मतलब इनका अब जैसा क्या है कि अब ग्लोब अर्थ है, वो तो अपनी उसको फिट करने के लिए हर चीज़ का रीज़न देते ही हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है इस वजह से। लेकिन बात यह है कि जो उन्होंने रीज़न बताया, अब जैसे स्क्रीन पे जो हम पढ़ पा रहे हैं, अब इसमें बेंड होती हुई दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया जो लाइट आ रही थी वो बेंड हो गई है, इस वजह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। चलो अगर हम आपकी बात ये वाली मान लें, तो अब जब तुम डायग्राम दिखाते हो एक्लिप्स का, जब तुम डायग्राम दिखाते हो एक्लिप्स का, अब वही डायग्राम अगर आप साइड बाय साइड इसके खोल दीजिए, इसी फोटो के इसी इमेज के जब साइड बाय साइड आप एक्लिप्स का डायग्राम खोलोगे तो उसमें कोई बेंडिंग नजर नहीं आती है उस डायग्राम के अंदर लाइट की, है ना। और तीसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ, तीसरी इनकंसिस्टेंसी मैं आपको एक और बताता हूँ इसके अंदर, ये अपने मतलब कोई भी फिनोमेना को अपनी बात को सेट करने के लिए कुछ भी चेंजेस करते रहते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग थ्योरी के अंदर पढ़ाते हैं कि सन से जो लाइट आती है पृथ्वी पर वो क्योंकि बहुत दूर से आती है तो हम उसे पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। आपने भी शायद ये पढ़ा होगा कि भाई सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो पृथ्वी पर पैरेलल आती हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब एक तरफ ये बोल रहे हैं कि सन से जो रेज आ रही है, मतलब वो वाला डायग्राम जब वो दिखाते हैं तो उस डायग्राम के अंदर ही दिखाते हैं कि सन हो गया और इससे एकदम पैरेलल सन रेज निकल रही हैं और पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, उस डायग्राम के अंदर वो वैसा दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है एक्लिप्स को एक्सप्लेन करने की तो उस पैरेलल सनरेज वाले डायग्राम को कूड़े में फेंक देते हैं लोग, फिर वो डायग्राम काम नहीं आता, फिर ये नया डायग्राम बनाते हैं और नया डायग्राम में क्या दिखाते हैं कि जो सन से रेज आ रही हैं ऐसे की तरफ, मतलब ये बेसिकली कन्वर्जेंट वो दिखाते हैं, कन्वर्जेंट मतलब पास में आती हुई रेज दिखाते हैं एक्लिप्स वाले डायग्राम के अंदर, कन्वर्जेंट रेज को दिखाते हैं, देन मून है, देन बीच में आ गया और देन वो फिर क्रॉस करके उसकी शेडो दिखाते हैं। कुल मिला के ये है कि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को फिट करने के लिए कैसे भी कुछ भी चेंज करते रहते हैं। कभी बोलते हैं कि सन से रेज पैरेलल आती हैं और डायग्राम में पैरेलल रेज दिखाते हैं और वहीं पर उस चीज़ से फिर वो एक्लिप्स एक्सप्लेन नहीं होता है, देन वो उसको एक्लिप्स को अलग से एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में दिखाते हैं, बिल्कुल पैरेलल रेज नहीं दिखाते, फिर उसके अंदर फिर दिखाते हैं कि कन्वर्जेंट रेज निकल रही है सन में से। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी बातें आपस में मैच नहीं करती हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, बात ये है कुल मिला के।
यहाँ पर मेरा ओके मतलब जिस पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं दोनों सन और मून को, ठीक है, जो एक्यूट एंगल आप बोल रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस होता है 8? मतलब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं 8 के ऊपर हूँ, ठीक है, मुझे हाँ। एक पॉइंट से दिख रहा है सन और मून दोनों आसमान पर है, राइट? हाँ वो हाँ। सारे 8 के सारे जगह से, मतलब जितना भी पॉइंट से सोलर इक्लिप्स में, ठीक है, या फिर लूनर इक्लिप्स में, वो कितना डिस्टेंस होता है? मतलब सारे जगह से तो ऐसे नहीं दिखता ना, कितना डिस्टेंस? ऑब्वियसली जो एक्लिप्स होता है वो कहीं पर ज्यादा विजिबल होता है, कहीं पर कम विजिबल होता है, कहीं पर नहीं होता है, ऑब्वियसली वो तो। हाँ। कि वो होता है 100 किलोमीटर, ठीक है। और जो मतलब सन अर्थ मून का डिस्टेंस है वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ 100 किलोमीटर अर्थ के ऊपर उस पर्टिकुलर रेंज पर आप दोनों चीज एक साथ में देख सकते हो। इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए वो पॉसिबल है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों साथ में देखना। और आप जो डायग्राम की बात कर रहे हो ना, वो एक सिंप्लीफाइड जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग क्लास जब 3 या 4 या 5 में पढ़ते हैं, तब हमारे लिए ऐसा होता है कि हम जो लार्जर नंबर से उनसे स्मॉलर नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को समझाने के लिए हम लोगों को नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग क्लास 7-8 पर आ जाते हैं, तब हम लोग कहते हैं नहीं, वो चीज गलत था। अभी हम लोग स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग नेगेटिव नंबर कहेंगे। तो वो पहले का जो वर्जन था वो एक मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन था, इसीलिए हम लोग बाद में जाके एक नया वर्जन, मतलब नया चीज बनाए। साइंस ऐसे ही होता है, आप एक बार में एक मोमेंट पर सारे चीज नहीं समझ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है। और जो डायग्राम होता है जियोमेट्रिक, वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। और आप जो कहा ना, रे स्ट्रेट लाइन पे, रे कभी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता, वो सिंप्लीफाइड है। वो जो लोअर क्लास मतलब 7, 8, 9, 10 का बुक्स में होता है, अगर आप कोई एकेडमिक बुक्स मतलब स्टडी करोगे, कहीं जगह पे ऐसा आपको कोई जो PhD स्कॉलर्स जो, या फिर जो रिसर्चर्स जो सारे बुक्स लिखते हैं, या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, उस कहीं भी बुक पर आपको ऐसे नहीं कहा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पर जाता है लाइन, ठीक है। वो 7, 8, 9, 10 के जो बुक्स होते हैं उसमें होता है, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। जियोमेट्री भी ऐसे ही है। और वो जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे दोनों चीज दिखता है, वो सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर होता है, आर्ट के सरफेस के ऊपर, ना कि पूरा जो डिस्टेंस है आर्ट के ऊपर। इसीलिए वो रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों पॉसिबल होता है। अब आप आर्गुमेंट दीजिए इसके, मतलब जो कहना है। हाँ तो आप मतलब ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं प्योर कॉन्ट्राडिक्शन। इसे कोई सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं बोलते, दिस इज प्योर कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा होता कर्व भी दिखा रहे हैं, दिस इज प्योर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस ग्लोब थ्योरी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस और एक्सपेंशंस में डिफरेंस नहीं, ये प्योर कॉन्ट्राडिक्शन है ना। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन तो मैंने आपको कितने सारे गिना दिए ग्लोबल के अंदर। ऐसे पिछले 1 घंटे के अंदर मैंने कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन आपको गिना दिए, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन गिना दिए। नहीं है आप, तो ये मतलब है कि ग्लोब थ्योरी में जो इनकंसिस्टेंसीज है वो है, ये कोई सिंप्लीफाइड वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज प्योर कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंसी इन द ग्लोब। मैं एक चीज देता हूँ, अब मैं क्लास 5 इमेजिन चीज ले लिया और क्लास 12 का कोई एक चीज ले लिया, फिर दोनों को कह रहा हूँ दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू टेक ऑन द सेम लेवल ऑफ नॉलेज कुछ चीज को कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। आप ले रहे हैं कोई लेवल 2 का, चलो अब इस पॉइंट से आगे चलते हैं। लेवल 4 का, वो एक स्टेप वाइज एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जो जैसे अब जब लोअर क्लास में आप देखेंगे तो कहा जाता है कि सन के चारों तरफ 8 राउंड हो रहा है, और पिक्चर देखेंगे कि वो 2 डायमेंशनल पिक्चर है। लेकिन बाद में जैसे आपको पता चलता है कि वो ऐसा सिंपल नहीं है। सन के चारों तरफ वो रोटेट होता है, और कुछ ऐसे रोटेट होता है, कुछ ऐसे, और वो अलग मॉडल है। फिर आपको जाके बाद में पता चलता है कि सन की चारों तरफ जो रोटेट होता है, उस पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी पर भी रोटेट होता है। लेकिन अगर आप कोई 5-6 का स्टूडेंट को पूछोगे, 5th या 6th क्लास का, तो उसे वो चीज नहीं पता है। तो वो सारे चीज को हम लोग एक साथ में नहीं सिखाते, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नॉलेज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आप उस डायरेक्शन में नहीं गए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। यहाँ पर बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल लूप हो रही, जिसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा। उस चीज को अच्छी तरीके से समझा, मतलब एक्सप्लेन करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ट्रू लव, रिलीजियस फेथ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये तीनों चीज में कुछ कॉमन है। और वो जो कॉमन चीज है, वो रियलिटी, मतलब जो नॉलेज, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो रियलिटी है, जो नॉलेज है, और जो उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उनके दोनों के बीच के रिलेशन है। सो मुझे अच्छी तरीके से इस चीज को समझिए और
मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा, जैसे ट्रू लव में क्या होता है, आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज, जैसे मैं किसी इंसान को देखा, जैसे कोई 3 लड़की है, तो किसी का बाल अच्छे है, किसी का हाथ स्किन कलर अच्छा है और किसी का इंटेलेक्ट अच्छा है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका ये क्वालिटीज अच्छा है, इसका ये क्वालिटीज अच्छा है, फिर जाके मैंने डिपेंड किया, मतलब जो वोमेन नंबर 3 है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, मैं उसी को प्यार करूंगा। ये ट्रू लव नहीं होता, इट इज ए रेडिकल इंटेस्टिनियस मूवमेंट होता है। आप पहले प्यार करते हो, उसके बाद जाके उसका जो क्वालिटी से उस प्यार को इंटेंसिफाई करता है। प्यार इमीडिएटली होता है, इंटेस्टिनियसली, एक अर्जेंट चीज होता है। फिर जाके आप जब देखते हो उसका जो भी, अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, या फिर कोई भी चीज, वो भी आपको सही लगता है, वो चीज आपका प्यार को नेगेट नहीं करता, इरेज नहीं करता, बल्कि वो प्यार को इंटेंसिफाई कर देता है। रिलीजियस फेथ में भी ऐसा होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने हिंदुज्म को पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, इस्लाम को पढ़ा है, बौद्धिज्म को पढ़ा है, उसके बाद सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद मुझे बेहतर लगा कि हिंदुज्म का जो आर्गुमेंट है वो बेहतर है, या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम, मुझे ये बेहतर लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पहले से जब आप स्टडी कर रहे हो, उसके बहुत पहले से आप इंट्यूटिवली उस चीज में बिलीव करते हो, और फिर जाके उसके अंदर से आर्गुमेंट को जस्टिफाई करते हो ढूंढ ढूंढ कर। क्योंकि जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है इसे हम लोग कहते हैं फेथ, ठीक है। पहले हम लोग बिलीव करते हैं, उसके बाद उसे जस्टिफाई करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ट्रू लव और जो रिलीजियस फेथ है, ये तीनों में सेम चीज होता है। पहले हम लोग उस चीज को एज्यूम कर लेते हैं साइकोलॉजिकली, उसके बाद उसे जस्टिफाई करते हैं, एक इंटेस्टिनियस, एक इमीडिएट, एंड देयर इज ए ह्यूज गैप which can be defined as a distrust in the other, distrust in the authority। हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होता है। जो भी चीज हम लोग बचपन से सीखते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सीखते हैं। वो जो अथॉरिटी से, उसके ऊपर जो डिस्ट्रस्ट है, एक नया प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो एक 20th सेंचुरी में भी था, 21st सेंचुरी में वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ वर्ल्ड में राइज हो रहा है रैशनैलिटी, लॉजिक, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम्स, और मतलब अभी मास को कॉलोनाइज करने की बात किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्लैट अर्थ थ्योरी और जो मॉब लिंचिंग और मतलब और बहुत सारा अलग अलग जो इल्यूमिनाटी के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो भी हाइट पर जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ऐसे भी लॉजिक और जो रैशनैलिटी है उसका भी एक ह्यूज इनइक्वालिटी को अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्लैट अर्थ थ्योरी। दिस इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट ए लॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ टोटल डिस्ट्रस्ट इन अथॉरिटीज। और उन्होंने जो कहा है, जो टिल्ट नहीं होता, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कभी। आप नॉलेज को ऐसे, आपको सारे इंसान को पता है कि नॉलेज हम लोग एक स्टेप वाइज मैनर में जानते हैं। आप पहले दिन में सारे फॉर्मूलाज नहीं जानते। पहले आपको a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानना होगा, उसके बाद a+b+c होल क्यूब का फॉर्मूला जानना होगा, एक स्टेप के बाद। वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। आप दोनों अलग अलग लेवल का नॉलेज को कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हो, आपको सेम लेवल पर नॉलेज दिखाना होगा। और जो सारे एग्जाम्पल्स या फिर डिबंक का आप थ्योरीज ला रहे हो, वो सारे चीज 6, 7, 8, 9, 10 तक क्लास में जो सारे चीज कहा जाते हैं, उसका एक क्लेवर वर्जन है, एक ट्रिकी वर्जन है। इट इज नॉट गिवन इन एनी जो अथॉरिटी बुक होता है। जैसे आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के ऊपर बुक है, आइजैक न्यूटन का जो राइटिंग है, फॉर एग्जाम्पल द मैथमेटिका, द प्रिंसिपल मैथमेटिका, ठीक है, या फिर इमैनुअल कांट का जो साइंस ऑफ लॉजिक, ये इमैनुअल कांट एक ओरिजिनल राइटिंग है, ठीक है। जो बुक्स 7, 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते हैं, वो ये सारे बुक्स के थोड़ा सा छोटा सा वर्जन, सिंप्लीफाइड वर्जन में कोई दूसरा ऑथर 3-4 ऑथर्स के बीच में से जाता है। तब उस पॉइंट को इस पॉइंट से आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखा सकते। आपको समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहा जाता है? सेम लेवल पर, सेम कॉन्टेक्सचुअल लेवल पर आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखा सकते हो, न कि अलग अलग कॉन्टेक्सचुअल लेवल पर। ठीक है, अब मैं इसे एड्रेस करता हूँ। हाँ, अब मैं इसे एड्रेस करता हूँ। तो आपने कई बार बोला फ्लैट अर्थ थ्योरी, फ्लैट अर्थ थ्योरी, फ्लैट अर्थ थ्योरी। तो पहली चीज तो ये है कि फ्लैट अर्थ को थ्योरी नहीं है, फ्लैट अर्थ एक फैक्ट नहीं। आप इसे फ्लैट अर्थ थ्योरी की तरह एड्रेस, मैं एड्रेस कर रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा भाग है फ्लैट अर्थ थ्योरी, जो साइंस। आप ऑलरेडी मोनोलॉग दे चुके हैं अपना, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बाद में रखना अपना पॉइंट, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आप ऑलरेडी बहुत लंबा मोनोलॉग बता चुके हैं। तो जैसे आपने टर्म यूज किया फ्लैट अर्थ थ्योरी का यूज किया, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फ्लैट अर्थ कोई थ्योरी नहीं है, फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। फैक्ट क्यों है? क्योंकि इसके ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। इसमें कुछ प्रूफ्स हमने डिस्कस करे। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ना, एक मिनट, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, नहीं, आपने मोनोलॉग, एक सेकंड, जो आपने अभी 10 मिनट से बोला, मैं उसे एड्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद आप बोलना। मुझे पहले आप उसे एड्रेस करने दीजिए। तो जो फ्लैट अर्थ है, तो फ्लैट अर्थ थ्योरी आपने यूज किया, तो फ्लैट अर्थ कोई थ्योरी नहीं है, फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। रीजन क्या है
कि फ्लैट अर्थ के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जिसमें कि कुछ प्रूफ्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे और मैंने आपको बताया कि हर एक प्रैक्टिकल चीज़ के अंदर, चाहे सेलेस्टियल नेविगेशन हो, सेलिंग हो, चाहे एविएशन हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग का हो, जो मैंने स्विस कैनाल का आपका एग्जांपल दिया, किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर अर्थ को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही कंसीडर किया जाता है। तो इस चीज़ मतलब सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर जब पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा भी जब फ्लैट अर्थ के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, चाहे तो लेज़र एक्सपेरिमेंट है, चाहे तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी प्रूव करता है फ्लैट अर्थ को। तो जिस चीज़ के इतने सारे सैकड़ों प्रूफ्स मौजूद हैं, वो कोई थ्योरी नहीं होता है, वो एक फैक्ट होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको कुछ समय पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये बेसिकली एक टर्म है जो कि फ्लैट अर्थ को बेसिकली रबिश साउंड करने के लिए या कमज़ोर सिद्ध करने के लिए पेंट किया गया है कि भैया ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं, ताकि फ्लैट अर्थ की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन कर सकें। इसलिए खाली बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी वाले हैं, तो कॉन्स्पिरेसी वाले हैं। जबकि मैं आपको जब रियल मीनिंग इसका समझा रहा था कि कॉन्स्पिरेसी वाले तो असल में ग्लोब वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत से एंशिएंट टाइम से सभी लोग पृथ्वी को फ्लैट बोलते आ रहे हैं, फिर एक साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला, इसका प्रचार करना स्टार्ट हो गया। अब उस साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आप अलग-अलग बोल सकते हो कि आइंस्टाइन और गैलीलियो और न्यूटन, ये सब अलग-अलग बोल सकते हो। लेकिन हम उसे एज अ होल अगर साइंटिफिक कम्युनिटी बोले हैं, तो उस पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने जब ये उसके बाद से फिर प्रचार करना चालू करा कि नहीं साहब पृथ्वी तो ग्लोब है, ग्लोब है। और फिर उसके जो बातें बताई उसके उसमें कि ग्लोब क्यों है, जब उनको चेक किया गया तो सारी बातें झूठ निकली, मतलब उसमें कोई भी बात पुख्ता नहीं निकली है। अभी मैंने भी इनसे जब मांगा कि आप सबसे बड़ा प्रूफ दीजिए, जो आपके अनुसार ग्लोब अर्थ का सबसे बड़ा प्रूफ है वो आप बताइए। तो पहला इन्होंने बोला कि चलो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। जब मैंने बोला अच्छा मैथमेटिक्स से प्रूव करो, तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब मैथमेटिक्स तो अभी मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं पता है, तो वो उसमें टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने तो कहानी में भी एड्रेस कर लेता हूँ, को लैंग्वेज मैं एड्रेस कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी बात। प्रेम कर रहे हो, एक सेकंड में कंप्लीट गैप हो जा रहा है। ठीक है, आप एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता है ये चीज और पर्टिकुलर, अरे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और एक चीज बात बोलूंगा। ये नहीं आप मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप बोलना। तो फिर हम दूसरे पॉइंट पे गए। फिर मैंने इनसे बोला दोबारा से कि आप दोबारा बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है। फिर आप लाए सोलर एक्लिप्स का, जो कि मैंने बता दिया तो गलत है। सेलेनोनियन एक्लिप्स की से प्रूव होता है कि ये तो सिग्निफिकेंट होता है सेलेनोनियन एक्लिप्स की वजह से। तो कुल मिला के आप एक मिनट, अरे एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद बता दिए मतलब क्या बता दिए हाँ डिस्कस वाले आपका जो भी पॉइंट है मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसे, लेकिन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको पूरा मेमोरियल को एड्रेस कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये भी हो गया कि इससे भी कुछ प्रूव नहीं होता है। तो कुल मिला के बात ये है, तो मतलब बात ये है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फ्लैट अर्थ है उसके ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जिसमें हमने कुछ डिस्कस करे और इसके सैकड़ों प्रूफ्स हैं और मैं कितने भी प्रूफ्स इसके डिस्कस कर सकता हूँ पूरे डिटेल के अंदर जितना आप बोलेंगे। और वहीं पर जो ग्लोब अर्थ वाली जो चीज़ है उसके जो ये लोग प्रूफ्स बताते हैं, उनको जब हम एनालाइज करते हैं देन उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी और वो चीज़ हमेशा डिबंक हो जाती है। तो जिससे समझ में आता है कि ग्लोब अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इन्होंने एक षड्यंत्र करके एक थ्योरी बनाई है और फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर। जी जी रुद्र जी, आप अगर शॉर्ट में कोई एंडिंग स्टेटमेंट देना चाहे। जैसे उन्होंने कहा कि फ्लैट अर्थ एक उन्होंने थ्योरी और फैक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो फैक्ट वो चीज़ होता है जो एम्पिरिकल होता है, जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फ्लैट अर्थ और जो है उसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब वो हम लोग कुछ लॉजिक देकर ही उसे प्रूव कर रहे हैं, उससे कंक्लूजन में आ रहा है। तो एक थ्योरी ही हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ नहीं। प्रूफ एम्पिरिकल होता है जो एक्सपीरियंशियल या फिर जो ऑब्जर्वेशन से आता है। ओके, और मुझे और कुछ नहीं कहना है इस टॉपिक। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा जो ऑडियंस है उनसे मेरा एक चीज़ कहना है, टू फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऑन द एक्सियोमेटिक एस्पेक्ट ऑफ एनी थ्योरी। आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर आप कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ उसका कुछ बेसिक एक्सियम्स होता है, उससे सबसे पहले एक्सियोमेटिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हम लोग फिलोसफी में स्टडी करते हैं, उससे सबसे पहले डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपका एक्सियोमेटिक जो एक्सेप्टेंस है, मतलब प्राइमरी जो प्रोपोजिशन है वो अगर गलत हुआ, अगर एक्सियम गलत हुआ, तो उसके बाद आप जितना भी रिसर्च कर लो वो सारी चीज़ मतलब गलत हो जाएंगी। ओके, दिस इज माई बेसिक चीज़। एक कोई फ्लैट अर्थ या फिर राउंड अर्थ, स्फेरिकल अर्थ, इस चीज़ के बारे में नहीं है। एक सिंपल
एक बेसिक फिलोसॉफिकल प्रोपोजिशन है जो हम सबको नॉलेज अगर हम लोग पाने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, इसे हम लोग को याद रखना चाहिए। दैट्स ऑल। और जो मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। जी मुझे एक बात अच्छी लगी इस पॉडकास्ट में कि हमने एक हेल्दी आर्गुमेंट रखा, दूसरे को इज्जत देके हमने बस आर्गुमेंट पे ध्यान दिया, ठीक है। तो मैं गलत साबित हूँ, रुद्र जी हो या फिर चाणक्य जी हो, मुझे ये स्पिरिट बहुत अच्छी लगी कि हम तर्क करने के लिए आगे आए और सुना एक दूसरे को। तो कुछ रुकावटों के लिए ये पॉडकास्ट हमें बीच में रोकना पड़ रहा है, समय की भी एक पाबंदी होती है। तो अगर दर्शकों को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट आपको चाहिए कि नहीं। और रुद्र जी, चाणक्य जी, आप दोनों का ही शुक्रिया, इतना समय आप लोगों ने दिया हमें। जय शिव नारायण।